राजस्थान प्रदेश के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, साहित्य क्लासेस के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के लिए 12th बोर्ड परीक्षा संभावित प्रश्नोत्तर श्रृंखला 3। इससे पहले 2 श्रृंखलाएं हिंदी साहित्य की जारी की गई, हिंदी कंपलसरी की 4 श्रृंखलाएं जारी की गई, राजनीति विज्ञान की प्रथम श्रृंखला जारी की गई। तो आप सभी के अपार स्नेह के कारण और आप सभी ने इतना प्रेम दिया, इसके लिए ये तीसरी श्रृंखला है वो जारी की जा रही है। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न जो है वो आपको पता ही है, 20 नंबर के प्रश्न आएंगे। 20 नंबर के प्रश्न बहुत होते हैं और इन प्रश्नों का उत्तर सटीक होना चाहिए, इसलिए हमें अधिक से अधिक इन प्रश्नों का अध्ययन करना है। इनका उत्तर कैसा होना चाहिए? सटीक होना चाहिए। सटीक उत्तर देने के लिए हमें पूरे पाठ को देख करके अच्छी तरह से, यानी जो सिलेक्टेड प्रश्न है वो छांटे गए हैं, तो आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़ें। इसमें भी लगभग 60 के लगभग जो प्रश्न है वो शामिल किए गए हैं। और आपकी सरयू पुस्तक जो है, सरयू पुस्तक के गद्य भाग पूरा का पूरा इसमें कवर कर लिया गया है। पद्य भाग में सिर्फ और सिर्फ 2 पार्ट रहेंगे, जिसमें से अगला वीडियो जो सब जारी होते ही, ये जो चौथी श्रृंखला जब जारी होगी तो चौथी श्रृंखला में अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों के सारे वीडियो, सारे प्रश्न है वो कवर कर लिए जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, आपकी सफलता को और अधिक निखारने में आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। तो अधिक से अधिक आप इसका अध्ययन करें, 1-2 बार 3 बार अध्ययन कर लें। आप सभी की सुविधा के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण भी किया गया है और सभी विद्यार्थियों को के मैसेजेस भी आते हैं कि हमें अच्छा लगा, वीडियो कैसा लगा, तो आप जरूर मुझे बताएं। और भी किसी तरह का वीडियो जो है बनाना हो तो उसके बारे में भी आप मुझे सजेस्ट करते रहें, ताकि इसमें और अधिक सुधार किया जा सके। तो ये तीसरी श्रृंखला में आज हम उन प्रश्नों को पढ़ेंगे और पढ़ करके देखेंगे कि इस प्रश्न का क्या उत्तर है। आपकी भी तैयारी जांची जाएगी कि आपकी तैयारी कितनी है। तो आइए देखते हैं पहला और शुरुआत। पहला ही प्रश्न देखिए, जयशंकर प्रसाद से है पद्य भाग में। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ? और इनका जन्म हुआ था 30 जनवरी 1890। 30 जनवरी 1890 ईस्वी में। कहां हुआ था? 30 जनवरी 1890 में कहां हुआ था? वाराणसी। कहां हुआ था? वाराणसी में हुआ था। अब जैसे मान लो अगर इनके माता पिता का नाम पूछा जाए तो पिता का नाम था देवी प्रसाद, मां का नाम था मुन्नी देवी। पिता का नाम क्या था? देवी प्रसाद और मां का नाम था मुन्नी देवी। तो इस प्रकार एक ही प्रश्न में 4-4 प्रश्न आपके क्लियर होंगे। पेसोला की प्रतिध्वनि कविता में पेसोला का क्या अर्थ है? पेसोला का अर्थ है पिछोला झील, जो कि उदयपुर में स्थित है। पेसोला का मतलब क्या है? पिछोला झील। इसमें कई प्रश्न जो आपको सरल लगते हैं, लेकिन जब आप 60 प्रश्न पढ़ेंगे तो 60 प्रश्नों में से कम 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने अभी तक सुने भी नहीं है। तो आप अच्छी तरह से आप मेरे साथ बने रहें। पेसोला की प्रतिध्वनि कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? और वो ली गई है लहर से। लहर इनका जो काव्य संग्रह है उसमें से ली गई है। कहां से ली गई है? लहर से। पेसोला की प्रतिध्वनि कविता में प्रसाद जी ने क्या संदेश दिया है? प्रसाद जी ने क्या संदेश दिया है? देश की स्वाधीनता का, यानी भारतवर्ष की स्वाधीनता का। किसका संदेश दिया है? भारतवर्ष की स्वाधीनता का। भारतवर्ष की स्वाधीनता का संदेश दिया है। पिछोला झील कहां स्थित है? उदयपुर में। कहां स्थित है? उदयपुर में। देखिए यहां से ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। खींच ले चला काल धीवर अनंत में, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार? देखिए काल धीवर, काल रूपी धीवर अर्थात रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। तट तरु है चित्रित तरल चित्रसारी में, कवि ने चित्रकारी शब्द का प्रयोग किस लिए किया है? चित्रकारी यानी चित्रसारी जो है इसके लिए, किसके लिए किया है? प्रतिबिंब पूर्ण जल के लिए। किसके लिए? प्रतिबिंब पूर्ण जल के लिए।
अर्थात जल है, जल का जो रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, प्रतिछाया दिखाई देती है, उसके लिए। दुंदुभी मृदंग तूर्य शांत सब मौन है, फिर भी पुकार सी है गूंज रही व्योम में। कवि ने किसकी आवाज गूंजने की ओर संकेत किया है? किसकी आवाज? महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप की आवाज गूंजने की ओर संकेत किया है। पेशोला की प्रतिध्वनि कविता में नियतिशा किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? इसमें जो नियतिशा शब्द आया है, ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ये नियतिशा प्रयुक्त हुआ है दुर्भाग्य के लिए। किसके लिए? दुर्भाग्य के लिए। दुर्भाग्य के लिए। अगले प्रश्न देखिए। यानी अपन जैसे मात्र आधा घंटा में लगभग 60 प्रश्न है वो कवर करेंगे। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ? और इनका जन्म हुआ था आपके 23 सितंबर 1908 को। कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। और कहाँ हुआ था? यानी उनके माता पिता का नाम अगर हम पूछा जाए तो पिता का नाम था रवि सिंह और मां का नाम था मनरूप देवी। क्या नाम था? मनरूप देवी। दिनकर के कवि जीवन का वास्तविक आरंभ कब शुरू हुआ? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यानी रामधारी सिंह दिनकर, इनका कवि जीवन का वास्तविक जो आरंभ है वो कब हुआ, अर्थात उन्होंने कविताएं कब से शुरू की? और वो हुआ था 1935 ईस्वी। 1935 ईस्वी में, जब ये 27 साल के थे। और कहा कब से? रेणुका, उनका जो काव्य है उसके प्रकाशन से। रेणुका प्रकाशन से। रेणुका के प्रकाशन के पश्चात कवि दिनकर को किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? देखिए, इनको एक तो ज्ञानपीठ से सम्मानित किया गया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से, साहित्य अकादमी पुरस्कार से, किससे? साहित्य अकादमी से, साहित्य अकादमी के अलावा पद्म भूषण से, पद्म भूषण से। तो ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी और पद्म भूषण, इनसे इन्हें सम्मानित किया गया है। काव्यखंड कुरुक्षेत्र में किन किन के मध्य संवाद स्थापित किया गया है? कुरुक्षेत्र में युधिष्ठिर और भीष्म के मध्य। किसके मध्य? युधिष्ठिर और भीष्म के मध्य, या भीष्म पितामह के मध्य। युधिष्ठिर और भीष्म के मध्य। क्रांति को तलवार के बल पर दमन करने का परिणाम क्या होता है? क्रांति को तलवार के बल पर यदि क्रांति का दमन किया जाए तो उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम होता है शांति के स्थान पर युद्ध आरंभ हो जाता है। क्या होता है? शांति के स्थान पर युद्ध का आगाज हो जाता है। क्या हो जाता है? युद्ध का आगाज। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रकवि दिनकर ने शांति का प्रथम न्यास किसे कहा है? शांति का प्रथम न्यास कहा है? न्याय को। इसको कहा है? न्याय को। श्री राम लंका चढ़ाई के लिए 3 दिन तक किससे रास्ता मांगते रहे? किससे मांगते रहे? समुद्र से। किससे मांगते रहे? समुद्र से। रामधारी सिंह दिनकर ने क्षमा को निष्फल कहां बताया? क्षमा जो है उसे निष्फल कहां बताया है? जहां प्रतिशोध लेने की सामर्थ्य न हो। जहां प्रतिशोध, बदला लेने की, प्रतिशोध लेने की सामर्थ्य नहीं हो। जहां प्रतिशोध लेने की सामर्थ्य नहीं हो वहां क्षमा क्या है? निष्फल है। पेशोला की प्रतिध्वनि कविता में कवि ने नर व्याघ्र किसे कहा है? दुर्योधन को। किसे कहा है? दुर्योधन को। यहाँ कई जगह सुयोधन नाम भी आता है। सुयोधन या दुर्योधन को। कवि दिनकर के अनुसार विनय की दीप्ति कहां बसती है? विनय की दीप्ति कहां बसती है? वो बसती है बाण में। अर्थात
पौरुष में। किसमें बसती है? पौरुष में। कुरुक्षेत्र कविता के अनुसार क्षमा किसे शोभा देती है? क्षमा किसे शोभा देती है? जो शक्तिशाली हो, जो शक्तिशाली हो। उसमें कविता में कहा गया है ना, क्षमा शोभती उसी भुजंग को जिसके पास गरल हो। अर्थात जो वास्तव में ही प्राण घातक विष रखता है और फिर भी वह किसी को क्षमा कर देता है, तो क्षमा उसी को शोभा देती है। अगला प्रश्न देखिए, कुरुक्षेत्र कविता के अनुसार कृत्रिम शांति किससे डरती है? कृत्रिम शांति किससे डरती है? अपने आप से। अपने आप से, यानी कृत्रिम शांति है वो अपनी छाया से ही डरती है। जैनेन्द्र कुमार का जन्म कब हुआ? और इनका जन्म हुआ था 1905 ईस्वी में। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? अलीगढ़ में। कहाँ हुआ था? अलीगढ़ में। और अलीगढ़ कहाँ है? यूपी में। अब वहां पर अलीगढ़ में कोडियागंज नाम का एक कस्बा है, वहां हुआ था। कहाँ पे? कोडियागंज कस्बे में 1905 ईस्वी में। अगला देखिए, बुआ मुन्नी के लिए पाजेब किस दिन लेकर आई? कौन सा वार था उस दिन? और वह था इतवार। कौन सा वार था? इतवार कह सकते हैं, रविवार कह सकते हैं। मुन्नी के बड़े भाई का नाम क्या था? उसका नाम था आशुतोष। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। आशुतोष। छी छी तू कोई लड़की है, यह कथन किसका है? ये बात किसने कही थी? बुआ ने। किसने कही थी? बुआ ने। किसके लिए कही थी? आशुतोष के लिए। किसके लिए? आशुतोष के लिए। श्रीमती जी को पाजेब चुराने का संदेह किस पर हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और किस पर हुआ था? बंसी नौकर पर। किस पर हुआ था? बंसी नौकर पर। आशुतोष के चाचा का नाम क्या था? और उसका नाम था प्रकाश। चाचा का नाम क्या था? प्रकाश। आशुतोष की उम्र क्या थी? क्या थी? 8 वर्ष। कितनी थी? 8 वर्ष का बालक था। जैनेन्द्र कुमार किस प्रकार के कथाकार के रूप में प्रसिद्ध है? मनोवैज्ञानिक कथाकार के रूप में। मनोवैज्ञानिक कथाकार, यानी ये जो निबंध है ये व्यंग्य निबंध है। कैसा निबंध है? व्यंग्य निबंध है। और इसमें मनोविश्लेषणात्मक शैली के साथ इसको प्रस्तुत किया गया है। पाजेब कहानी किस पृष्ठभूमि पर लिखी गई है? ये लिखी गई है बाल मनोविज्ञान के पृष्ठभूमि पर। किस पर? बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान की पृष्ठभूमि पर। बाल मनोविज्ञान की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। अगला प्रश्न देखिए, बुआ ने आशुतोष को उसके जन्मदिन पर क्या तोहफा देने का वादा किया था? क्या देना चाहा था? साइकिल। क्या देना चाहा था? देने का वादा किया था? साइकिल देने का। पाजेब कहानी किस शैली में लिखी गई है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये लिखी गई है आत्मकथात्मक शैली में। आत्मकथात्मक शैली में। कौन सी शैली में? आत्मकथात्मक शैली में। पाजेब के बदले आशुतोष ने पतंग वाले से कितने आने लेना स्वीकार किया था? जब वो बार बार पूछ रहा था तो उसने कितने आने लेना स्वीकार किया था? 5 आने। कितने? 5 आने। यानी कभी वह ना करता था, कभी हाँ करता था। ऐसा करते करते उसने कहा कि क्या आपने 5 आने लिए थे? तो उसने क्या क्या कि हाँ मैंने 5 आने लिए। महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ? महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। महादेवी जी को तुलसी, सूर और मीरा की रचनाओं का परिचय सर्वप्रथम किससे प्राप्त हुआ? अपनी मां से। किससे प्राप्त हुआ? अपनी मां से। महादेवी वर्मा किससे प्रभावित होकर खड़ी बोली में काव्य रचना करने लगी? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
किससे प्रभावित होकर करने लगी थी? मैथिली शरणगुप्त की रचनाओं से। किससे? मैथिली शरणगुप्त से, शरणगुप्त की रचनाओं से। मैथिली शरणगुप्त उस समय खड़ी बोली में लिखा करते थे और उनकी रचनाओं को पढ़ करके महादेवी जी प्रभावित हुई और उन्होंने कौन सी भाषा में लिखना शुरू किया? खड़ी बोली में, हिंदी में। महादेवी जी द्वारा नारी समस्याओं पर लिखित निबंधों को इस संग्रह में यानी किस संग्रह में संकलित किया गया है? महादेवी जी जो है उनके द्वारा जो निबंधों का जो संग्रह है उसका क्या नाम है? यानी महादेवी जी द्वारा नारी समस्याओं पर लिखित निबंधों को किस संग्रह में संकलित किया गया है? और उस संग्रह का नाम है श्रृंखला की कड़ियां। श्रृंखला की कड़ियां, श्रृंखला की कड़ियां। एक और है, इनके जो साहित्यक जितने भी साहित्यक साथी आए थे और उन सभी का जो संग्रह है या उन सभी का जो विवरण है उन्होंने कौन सी रचना में लिखा है? वो है पथ के साथी। किसमें? पथ के साथी। और उनके जैसे घर के नौकर है, जानवर है, उन सभी के बारे में जो लिखा है वो है मेरा परिवार। मेरा परिवार, जिसमें रेखा चित्र है, संस्मरण है, बहुत सारी बातें हमें लिखी हुई है। और भी बहुत सारे इनके जो काव्य हैं। अगला देखिए, अलोपी किस प्रकार की साहित्यिक विधा है? अलोपी पाठ जो है किस प्रकार की साहित्यिक विधा है? ये संस्मरण है। क्या है? क्या है ये? संस्मरण है। अलोपी जब महादेवी जी के घर आया तब महादेवी जी क्या कर रही थी? क्या कर रही थी? उत्तर पुस्तिकाएं जांच रही थी। क्या कर रही थी? उत्तर पुस्तिकाएं जांच रही थी। उत्तर पुस्तिकाएं जांच रही थी। महादेवी जी के अनुसार हमारी शिष्टता की परीक्षा कब होती है? शिष्टता की परीक्षा कब होती है? जब कोई भिखारी भीख के लिए अपने सामने हाथ फैलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कब होती है? जब कोई भिखारी अपने सामने भीख के लिए हाथ फैलाता है। हाथ फैलाता है, हाथ फैलाता है, तब हमारी शिष्टता की परीक्षा। वो महादेवी जी कहती है ना कि मेरी माँ ये कहा करती थी कि जब कोई अमीर या हमारा जो रिश्तेदार आता है तो उसकी आवभगत तो हम सभी करते हैं, लेकिन जब हमारे सामने कोई भिखारी आया हुआ है और उससे यदि हम उसकी क्या आवभगत करते हैं, उसके लिए क्या हम त्याग करते हैं, सबसे बड़ी शिष्टता की परीक्षा वहां होती है। यदि कोई भिखारी आया और उसे दुत्कार करके निकाल दिया, इसका मतलब हम शिष्ट नहीं हैं। शिष्टता की परीक्षा तब होती है जब भिखारी हमारे सामने होता है और हम उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। अलोपी के पिता पुत्र प्राप्ति हेतु मन्नत मांगने कहाँ गए थे? कौन सी देवी के मंदिर में गए थे? और वो देवी थी अलोपी देवी। क्या नाम था उस देवी का? अलोपी देवी। अलोपी देवी का दिया हुआ होने के कारण इनका नाम अलोपी रखा गया है। अलोपी कितने वर्ष का था? अलोपी था 23 वर्ष का। कितने वर्ष का था? 23 वर्ष का था। अलोपी की मां क्या काम करती थी? क्या काम करती थी? सब्जियां बेचती थी। क्या काम करती थी? सब्जियां बेचती थी। रघु और अलोपी में क्या रिश्तेदारी थी? रघु और अलोपी में, रघु है वो अलोपी के फुफेरा भाई था। रघु अलोपी का फुफेरा भाई था। या हम ये लिख सकते हैं कि चचेरे भाई थे। चचेरे भाई थे। महादेवी जी को ज्वर से मुक्त करने तो अलोपी क्या लेकर आया था? क्या लेकर आया था? अलोपी देवी की विभूति। क्या लेकर आया था? अलोपी देवी की विभूति। अर्थात जब
अलोपी को पता चला कि महादेवी जी बीमार हैं, तो वह स्वयं अलोपी देवी के मंदिर में जाता है और वहां से विभूति लेकर के आता है और महादेवी जी कहता है कि मैं स्वयं जाकर के लाया हूं, इसलिए इसे थोड़ी जीभ पर रख ली जाए, अर्थात पानी के साथ यदि उसे इसका पान कर लिया जाए तो आपको ज्वर से निश्चित रूप से पीड़ा मुक्त हो जाएंगे, आप ज्वर से मुक्त हो जाएंगे। अगले प्रश्न में देखिए, प्रश्न संख्या 46 देखिए, इसमें अलोपी के घर बसाने की बात महादेवी जी को किसने बताई? किसने बताई थी? भक्तिन ने। उनके घर जो नौकरानी थी भक्तिन ने उसे बताया था कि ये जो अलोपी है वो घर बसाने जा रहा है। महादेवी जी के घर पर पालतू जानवरों के नाम क्या थे? महादेवी जी के घर जो पालतू जानवर थे, जैसे एक बिल्ली थी, बिल्ली का नाम था पूसी। क्या नाम था? पूसी। इसके अलावा एक कुत्ती थी, सात कुत्तियां थी और उस कुत्ती का नाम था फ्लोरा। क्या नाम था? फ्लोरा। एक हिरणी थी और इस हिरणी का नाम था सोना। क्या नाम था? सोना। तो ये पालतू जानवर थे। बिल्ली का नाम पूसी, कुत्तिया का नाम था फ्लोरा और हिरणी का नाम सोना था। अब जैसे मान लो आपके प्रश्न आ गया कि अलोपी पाठ में सोना है, अर्थात सोना क्या है? अलोपी की बहन, अलोपी की माँ, हिरणी, कुत्ती, मतलब इस प्रकार में से आपके प्रश्न आ सकता है। तो हिरणी क्या थी? सोना नाम था उसका। अंधी आंखों को आकाश की ओर उठाकर अपने पुरुषार्थ की दुहाई देने वाले अलोपी को ऐसी परंपरा के न्यायालय में प्राण दंड के अतिरिक्त कुछ नहीं मिल सकता था। लेखिका ऐसा क्यों मानती है? लेखिका ऐसा क्यों मानती है? क्योंकि वह नेत्र ने होने के बावजूद भी कार्य करना चाहता था। क्योंकि उत्तर क्या है? क्योंकि वह अंधा होने के बावजूद भी, अंधा होकर भी काम करना चाहता है। अंधा होकर भी काम करना चाहता है, काम करना चाहता है। अलोपी के नेत्रों के अभाव की पूर्ति किसने की? जिह्वा ने या रसना। किसने की थी? जिह्वा ने या रसना ने कर दी थी। जिह्वा ने मतलब जीव ने। हरिशंकर परसाई का जन्म कब हुआ? अब देखिए 22 अगस्त 1924 को। कब हुआ था? 22 अगस्त 1924। कहां हुआ था? जमानी, होशंगाबाद, एमपी। जमानी, होशंगाबाद, एमपी। होशंगाबाद कहां है? एमपी में। परसाई जी की प्रथम रचना कौन सी थी? और प्रथम रचना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और वो थी स्वर्ग से नरक जहां तक। स्वर्ग से नरक जहां तक, स्वर्ग से नरक जहां तक, ये इसकी प्रथम रचना थी। हरिशंकर परसाई को किस साहित्यिक कृति हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? और वो कौन सी कृति थी? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सी कृति थी? विकलांग श्रद्धा का दौर। कौन सी थी? विकलांग श्रद्धा का दौर। संस्कारों और शास्त्रों की लड़ाई पाठ किस निबंध संग्रह से लिया गया है? कौन सा निबंध संग्रह है? और उस निबंध संग्रह का नाम है शिकायत मुझे भी है। उसका क्या नाम है? शिकायत मुझे भी है। इससे लिया गया है। 53 हो गए। अंतिम प्रश्नों की ओर चल रहे हैं। और परसाई जी के मित्र किस विचारधारा को मानने वाले थे? किस विचारधारा को मानने वाले थे? वो मानने वाले थे मार्क्सवाद को। किसको? मार्क्सवाद को। परसाई जी ने क्रांति की दुश्मन किसे बताया है? मदर इन लॉ। किसको? मदर इन लॉ यानी सास को। दाम्पत्य संहिता का नियम 73 क्या कहता है?
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दाम्पत्य संहिता का नियम 73 क्या कहता है, उसमें सीधा लिखा हुआ है। और क्या कहता है कि पत्नी अपना स्वतंत्र मत व्यक्त न करे। पत्नी अपना स्वतंत्र मत व्यक्त ना करे। इस पर व्यंग्य किया गया है, क्योंकि ये जो धर्मशास्त्र हैं उनमें इस प्रकार की बातें लिखी हुई है जो अच्छी नहीं है। संस्कारों और शास्त्रों की लड़ाई निबंध के अनुसार नारी मुक्ति का कारण क्या है? कवि के अनुसार, इस पाठ के अनुसार है महंगाई। अर्थात जब महंगाई बढ़ती है तो लोग क्या करते हैं, अपनी पत्नी को भी काम करने के लिए बाहर भेज देते हैं। इसीलिए तो कहा था कि एक के काम से पूरा नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नारी मुक्ति के इतिहास में यह वाक्य अमर रहेगा। लेखक ने किस वाक्य की ओर बात कही है? नारी मुक्ति के इतिहास में यह वाक्य अमर रहेगा। अब वो वाक्य कौन सा है? और वो वाक्य है, कौन सा है वाक्य? एक की कमाई से पूरा नहीं पड़ता। वाक्य का नाम क्या है? एक की कमाई से पूरा नहीं पड़ता, ये वाक्य है। चोरी करने जाते समय प्रयाग को किस नाम से पुकारते हैं? इलाहाबाद। किस नाम से? इलाहाबाद। प्रश्न ऐसा भी हो सकता है कि चोरी करने जाते समय इलाहाबाद को क्या कहा जाता है, या क्या कहते हैं? नहीं, पिंडदान करते समय, सॉरी, पिंडदान करने जाते समय इलाहाबाद को क्या कहते हैं? तब तो कहते हैं इसको प्रयाग। और चोरी करने के लिए जब जाते हैं तो प्रयाग को क्या कहते हैं? इलाहाबाद। संस्कारों के सीने पर चढ़कर गला कौन दबा रहा था? कौन दबा रहा था? अर्थशास्त्र। कौन दबा रहा था? अर्थशास्त्र। संस्कारों और शास्त्रों की लड़ाई निबंध में लेखक ने धातु युग से चली आ रही सांकल को क्या नाम दिया है? क्या नाम दिया है? घरेलू कॉलवेल। क्या नाम है? घरेलू कॉलवेल। घरेलू कॉलवेल क्यों कहा है? क्योंकि औरतें क्या करती है, घर में बोलती है नहीं, मेहमान आते हैं तो बोलती है नहीं, और जब भी काम होता है तो वो अंदर से सांकल बजा देती है। सांकल बजाते ही पति आते हैं, घर से चाय वाय यानी जो भी ले जाना होता है या जो भी काम होता है वो कर लेते हैं। तो इसे सांकल को क्या कहा है इसने? सांकल को घरेलू कॉलवेल कहा है। इतने प्रश्न थे। अगले वीडियो तक इंतजार करें। आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।